नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, बजट मंजूरी के बाद अब IMF की जानिब से डू मोर के मुतालबात से मुतल्लिक मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बजट मंजूरी के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हुकूमत के लिए तमाम जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो गई हैं? अभी भी कई अहम और मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो हुकूमत को अभी करना बाकी हैं। इसी के साथ साथ अगर दूसरी जानिब अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफ़ात की खबरें हैं वो अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। फवाद चौधरी साहब का जो बयान आया, उस बयान के बाद PTI के रहनुमाओं के कई बयानात फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ आए और उमर अयूब साहब के मुस्तफ़ी होने की खबरें जो हैं वो भी सामने आईं। फिर उन्होंने तस्दीक भी की और अब ये खबरें आ रही हैं कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, उनके खिलाफ भी अब ये खबरें आ रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि इवन जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनका बयान था बल्कि कि शिबली फराज को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। PTI के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं उनकी असल वजूहात क्या हैं, और जो महमूद खान अचकज़ई साहब को सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात करने का टास्क सौंपा गया था, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बजट मंजूरी से पहले आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात भी की थी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी बजट को मंजूर किया था। तो अब क्या पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए? हम बात करते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब बजट तो मंजूर हो गया, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं कि टैक्स इतना होगा, ये चीज़ें, कितना बोझ आवाम पर पड़ेगा। लेकिन आप समझते हैं कि जो हुकूमत है उसके लिए जो मुश्किल फ़ैसला या मुश्किल एक स्टेप ये था कि बजट है, अपोजिशन को कैसे मनाना है, पीपल्स पार्टी, MQM, अब आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए मुश्किलात दूर हो गई हैं या अभी भी हुकूमत को बहुत से मुश्किल फ़ैसले करना बाकी हैं? जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन मुश्किल गवर्नमेंट के लिए तो होगा, इस वजह से कि ये जो बजट नाफिज़ अमल होगा परसों से, यानी 1 जुलाई से, तो यकीनन ये सारी जी। चीज़ें रेट वगैरह सब बढ़ेंगे। तो अभी तो खामोश है लोग, यकीनन हर तरफ से आवाज़ें उठेंगी। और बाकी आपने पीपल्स पार्टी की बात की, यकीनन हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और तहफ़्फ़ुज़ात है भी। लेकिन हमारे पास रास्ता क्या है सिवाय उनकी वादों पे यकीन करने का। वादे तो पहले भी किया थे 16 जी। महीने की हुकूमत में, जहाँ सिंध 90% सैलाब की वजह से डूबा हुआ था, उनकी कमिटमेंट की है वो पूरे नहीं किए शहबाज शरीफ साहब ने। फिर K4 मनसूबे के लिए जो अमाउंट था वो भी खातिर ख्वाह इस तरह बजट नहीं दिया है। K5 मनसूबा मंजूर हुआ था मेरे और शहबाज शरीफ साहब का, हल्का NA 242 के लिए, उसके लिए तो यकसर 1 रुपए भी नहीं रखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध जी। हुकूमत ने सूबाई बजट से उस स्कीम को कंटिन्यू रखा और 12 अरब हाँ। 72 करोड़ रुपए उसके लिए क्या हब डैम से एक अलग से लाइन आएगा बल्दिया टाउन के लिए, या क्रश प्लांट जिसे कहते हैं हाँ। उसको। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे पास इनकी वादों पे यकीन करने के अलावा क्या चारा है, ये बता दें मुझे। सर, आप वोट ना देते, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रखते? अच्छा, अगर हम वोट नहीं देते तो फिर PTI की ख्वाहिश तो पूरी हो जाती, लेकिन होता क्या? फिर इलेक्शन, होता क्या? फिर अफरा-तफरी, होता क्या? नहीं, फिर यही लेकिन सर गाली-गलौच, अब फिर देखें, होता अब क्या? आपके यही तो तहफ़्फ़ुज़ात तो चीज़ दूर हो गए क्या। हाँ। देखिए देखिए हाँ, देखिए, मैं मंदोखेल एक साहब, चीज़ आपके बता रहा हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात तो सर दूर हो गए, लेकिन आप देखें कि अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि 10% जो है वो इज़ाफ़ी टैक्स सैलरीड क्लास जो है उसके ऊपर होंगी। तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, लेकिन अवाम तो खुश नज़र नहीं आ रही। तो फिर आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? क्या वो पीपल्स पार्टी या सिंध के हवाले से जो मंसूबे थे या सैलाब ज़दगान के हवाले से थे? क्योंकि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात तो सर अभी भी बरकरार हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए अवाम के लिए? हम अवाम से बढ़कर हैं? या ये बजट का या अवाम के जो मसाइल है, ये सिर्फ़ टीवी टॉक शो में या टीवी की न्यूज़ में ये दूर होती है? यकीनन हम हुकूमत को सपोर्टर है, हमारे MA, MNA, MP है, हम पाकिस्तान की सबसे पुरानी और जमहूरी पार्टी है। हमसे ज़्यादा अवाम की फ़िक्र क्या जी। होगा? आप हमें और अवाम को क्यों अलग कर रहे हैं? पहले तो ये अपना जुमला आप दुरुस्त कर दें।
और फिर दूसरी बात जो मैंने क्लियर अल्फाज में सर ये कहा कि ये जुमला मंदोखेल साहब, माजरत के साथ सर, ये जुमला मंदोखेल साहब मेरा नहीं है। जो वजीर आजम के साथ डेलीगेशन था जिसमें नवीद कमर साहब, खुर्शीद शाह साहब, उसके बाद नदीम अफजल चंद साहब जो कमेटी में शामिल थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने बल्कि मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, और नवीद कमर साहब ने कहा था कि हम हुकूमत को वोट देंगे। तो मैं इसीलिए पूछ रहा था कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए तो ये सैलरीड क्लास टैक्स वगैरह ये तो हुकूमत ने फैसले वापस नहीं लिए। अच्छा, आप मुझे बता दें, अभी नवीद कमर साहब हमारे सीनियर है, मेरे लिए बड़ा काबिल एहतराम है। तो आप जी उस वक्त ये चीज़ पूछ रहे थे कि आपके ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए या आवाम के? देखिए, अगर कोई सियासी लीडर बात करता है तो वो तहफ़्फ़ुज़ात से मुराद आवाम को होता है। अब आपने उसको अलग कर दिया है कि जी। नवीद कमर साहब ने कहा तो वो उसके ज़ाती थे, और चूँकि डॉन टीवी जो है ना वो आवाम के बड़े खैरख्वाह है, लिहाज़ा वो तहफ़्फ़ुज़ात आवाम की अपनी जगह पे। तो आप ये सवाल फिर कर लेते हैं उनसे, तो आपको वो जवाब दे देते कि सर वो आवाम मंदोखेल के साहब, तहफ़्फ़ुज़ात मैं थे ये या उनके सवाल भी आपको सर। बता देता हूँ। मंदोखेल साहब, मैं आपको ये सवाल भी बता देता हूँ। जब खुर्शीद शाह साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया था तो उन्होंने जब कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, तो बिल्कुल जो आप सवाल कर रहे हैं, मैंने यही सवाल शाह साहब से पूछा था कि सर आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर तो हो गए हैं, लेकिन ये तो बताएं कि हुकूमत ने आपकी कौन कौन सी शराइत मानी है, बजट में क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा, टैक्सेस उन्होंने कम किए हैं, वापस लिए, कौन से फैसले हैं जो आपके हुकूमत ने माने हैं और आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो शाह साहब ने फरमाया था कि वो आपको बजट में नजर आ जाएगा। अब जो बजट आया है सर उसमें तो कोई फैसला वापस नहीं आया, तो इसीलिए मैंने आपके सामने ये सवाल रखा कि मैं सर जवाब आवाम देता तो नाखुश है, तो फिर जी मैं जवाब दे देता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने जी क्या सवाल किया, खुर्शीद शाह साहब ने एग्जैक्ट क्या सवाल किया, वो भी हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं। लेकिन जी आप सबसे पहले ये देखें कि बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से खातिर खा पिछले साल से ज़्यादा उसके लिए पैसे रखे, नंबर वन बात। और हम जी जो कि फोर मनसूबा था, पिछले साल 17 अरब रखे, इस मरतबा 30 अरब रखे, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी कम है। ये हो गया दूसरा। तीसरा, ठीक है। स्टेशनरी के ऊपर जो टैक्स था वो हुकूमत ने वापस लिए, ये भी हमारा मुतालबा था। अच्छा, उसके अलावा सिंध की जो सैलाब ज़दगान के लिए जो 21 लाख मकानान इस वक्त ज़ेर तामीर है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिसके ऐलान किए, उनके लिए उन्होंने कमिटमेंट किए कि उनको हम आपको अकोमोडेट करेंगे, उसके लिए आपको फंड देंगे। ये हो गया साथ में। हाँ, के जी 5 मनसूबा जो है ना वो नहीं माना गया, और कुछ पहले भी नहीं माना गया। कोई बात नहीं है, जहाँ कादिर खान मंदोखेल को नुकसान होगा, वहाँ शहबाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को भी जी नुकसान होगा। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पार्टी का चेयरमैन का शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने सूबाई बजट से 12 अरब 72 करोड़ का उस मनसूबे को कंटिन्यू रखा, और 1 साल के अंदर जो है ना उसने मुकम्मल भी होना है। तो और इसके अलावा जो पंजाब जी में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ हमारे एमपी है, एमएनए हैं, वहाँ उन्होंने उन लोगों को अफसरान लगाए, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो या एसएसपी हो या डीपीओ हो, जो पीपल्स पार्टी के एंटी है, उनके लिए भी हमारे साथ कमिटमेंट की है कि जिसका आप निशानदेही करेंगे हम मेरिट पे कर। हमने ये नहीं बोला कि आप मेरिट ना कर दें, हमने ये नहीं कहा कि आप मेरिट पे नहीं लिया, आप मेरिट पे ले, मगर जो ऑफिसर अगर मशहूर हो कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, तो आप उनको हटा के किसी और अपनी मर्जी का मेरिट का जो है ना वो ऑफिसर तैनात कर रहे हैं। तो ये भी हमारे साथ कमिटमेंट भी है, जी और अब देखते हैं हाँ। कमिटमेंट कहाँ नहीं तक तो पूरे करते हैं, क्या होता है। मंदोखेल साहब, क्या आपको आपको शिकायतें थी क्या कि कुछ इस तरह के अफसरान लगाए गए हैं जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं? ऐसी कोई जी शिकायतें थी बिल्कुल। आवाम की तरफ से या आपके नुमाइंदों की तरफ से? जी बिल्कुल थी, और मैं तो कई चैनल में कहा, कल भी दूसरे चैनल में, कई चैनल पे ये बात ज़िक्र की, और हमेशा अगर आप मेरे सारे टॉक शो देख लें, मैं उठाता रहूँ, हमारे जो पंजाब की जो साथी है वो उठाते रहते हैं, गवर्नर साहब ने उठाया, बहुत सारी चीज़ें हैं हमने उठाया, और यकीनन जो जी नई वादे पूरे किए तो हम तो एहतजाज फिर भी करेंगे। लेकिन एक शिकवा अभी भी बाकी है हमारा, जो कराची के लिए मैंने कहा 30 अरब रुपए कम है के 4 मंसूबे के लिए, जी क्योंकि ये टोटली जो है ना वो सूबाई और वफाकी बजट फंड से उन्होंने बनना था, कि 4 मनसूबा उसके लिए 30 अरब दिए, वो कम है। इस वजह से कि ये मनसूबा जितना इल्तवा का हाँ शिकार होगा, इतना जो है ना वो उसमें जो खर्चात बढ़ते रहेंगे। तो वो हमारा शिकवा है, और बाकी देखते हैं कहाँ तक वो पूरे करते हैं जो हमारे मुतालबात है, यानी आवाम के मुतालबात है।
फिर आप कहेंगे कि भाई आपके मुतालबात तो हल हो गए, अवाम के नहीं हुए। तो नहीं मंदोखिल साहब, मेरा सवाल इस तरह था नहीं, शायद मैं सही वो समझा नहीं सका। लेकिन सर अब हमने देखा कि ऐवान के अंदर जो नबील गबोल साहब ने तकरीर की या उसके बाद जो स्पीचेस हुई ऐवान के अंदर भी हमने देखा कि कुछ इस तरह की खबरें आई। इवन आप देख लें कि ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म शाह साहब जो हैं वो अक्सरियत खो चुके हैं या हिमायत खो चुके हैं। आपको ऐवान के अंदर वाकई लग रहा है कि बहुत से इत्तेहादी जमातों के रहनुमा मौजूदा हुकूमत से, उनके फैसलों से खुश नहीं हैं और शहबाज शरीफ साहब वाकई हिमायत जो है वो खो चुके हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब तो हिमायत पीपल्स पार्टी के बगैर तो एक सेकंड भी उसका हिमायत नहीं है। एमक्यूएम के 17 सीटें हैं, वो अगर देंगे तो कोई उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के अपने जो एमएनए हैं, चाहे वो रिजर्व मिले भी नहीं है या मिल भी जाए तब भी वो पूरे नहीं हो सकते तादाद 169। तो पीपल्स पार्टी का तो वो मोहताज है। नबील गबोल साहब का जहाँ तक मैंने सुना उसने भी यही कहा कि हम हुकूमत को दखल दे रहे हैं। तो यकीनन धक्के से मुराद ये है कि अगर हम हाथ खींच ले तो हुकूमत तो आज गिर जाएगी। लेकिन ये ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की है कि हम अपना हाथ खींच ले। लेकिन फिर मेरा सवाल वही होगा, हाथ खींच लिए फिर क्या होगा? दोबारा इलेक्शन होगा कौमी असम्बली की सतह पे? सूबाई में तो फिर भी नहीं होगा। न पंजाब असम्बली टूटेगा, न सिंध बलोचिस्तान, न खैबर पख्तूनख्वा टूटेगा। तो वफाकी हुकूमत को जब टूटेगा, यानी कौमी असम्बली जब टूटेगा, तो फिर जब इलेक्शन होगा तो फिर उससे ज्यादा पिछले इलेक्शन से ज्यादा 8 फरवरी से ज्यादा इल्जाम आएगा कि चूंकि सूबाई हुकूमतें जो ना पीपल्स पार्टी और नून लीग की है, लिहाजा इसी वजह से उन्हें दादी कराई। तो मैं ये कहूँगा कि उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। ठीक, चलें, ठीक है कादिर मंदोखिल साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, कादिर मंदोखिल की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सेनेटर हुमायूं साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त जो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और उसके बाद बजट के हवाले से तो पीटीआई की स्ट्रेटजी हम सबके सामने थी। अब जो बजट मंजूरी के बाद हमने देखा है कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो केस है मखसूस नशिस्तों से मुतलिक, उसमें पार्टी बनने की दरख्वास्त जो है वो भी दायर कर रखी है। पीटीआई की स्ट्रेटजी और जो इख्तलाफात से मुतलिक खबरें आ रही हैं, हम बात करेंगे। सेनेटर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया साहब, आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब पहले तो बजट के हवाले से हमने देखा कि दोनों ऐवानों के अंदर एहतजाज हुआ, पीटीआई ने एहतजाज किया, वॉकआउट भी हुए। अब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के लिए जो मुश्किलात हैं वो दूर हो गए, या अभी भी जो खबरें आ रही हैं कि आईएमएफ डू मोर का जो मुतालबा है वो कर रही है बिजली और गैस के बिलों के हवाले से, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। आप समझते हैं कि अभी मुश्किल फैसले बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हमने जो बजट देखे उसमें हमने ये देखा है कि एक सर्टेन तबके को आपने बाकी सबको कहा है कि अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एक तबके को कहा है कि अगर आप बेचोगे, जो भी करोगे, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, नंबर 2, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो बजट पास हुआ है, ये तो आप ये समझें कि आपने एक ऐसे तूफान के लिए का गेट खोल दिया है। वो तो अभी तूफान ने अंदर आना है पाकिस्तान में, अभी तो उसने शुरू करना है। और लोगों की, अगर आप अभी आप जाएं, आपके पास कैमरे हैं, आपके पास माइक है, आपके पास एक्सेस है लोगों के पास, आपका ये काम भी है कि आप ईमानदारी से ज़रा रिपोर्ट करें। तो आप ज़रा जाएं बाज़ारों में, आप जाएं उन लोगों के पास कि जो कि बिजली के बिल देने से, या जिनके घरों में जो मिडिल क्लास था, आप उनके घरों में जाएं, जो सफ़ेद पोश थे, आप उनके घरों में जाएं और उनसे पूछें कि उनके हालात कैसे हैं। आप उनसे पूछें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे आपके हालात कैसे थे। आप उनसे पूछें कि पिछले 1.5-2.5 साल में ये पीडीएम ने क्या किया है। देखिए, सिंपल सी बात ये है, पीपल्स पार्टी ने कहा है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि ये अवाम दुश्मन बजट है। कहा है कि नहीं कहा? कहा है, बट उन्होंने वोट दिया था। अब नहीं, ये आसफा भुट्टो ने कहा था और बिलावल ने भी कहा था। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कहूं कि ये अवाम दुश्मन चीज़ है और फिर मैं उसको सपोर्ट करूं, तो मैं अवाम दुश्मन हूंगा, ये अवाम के साथ हूंगा? ऑब्वियसली मैं अवाम दुश्मन हूं। तो हुआ क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ने अवाम दुश्मन बजट दिया है। दूसरी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ने अवाम दुश्मन बजट को सपोर्ट किया है।
ये दोनों की हिस्ट्री अगर आप देख लें 1980s ऑनवर्ड्स, इन दोनों ने मिल के उस मुल्क को, जो मुल्क चाइना से ज़्यादा मालदार था, जो इंडिया से ज़्यादा मालदार था, जो सिंगापुर से ज़्यादा मालदार था, जो मलेशिया से ज़्यादा मालदार था, जो उस वक्त बांग्लादेश से 75% ज़्यादा मालदार था, आज वो बांग्लादेश से 45% गरीब है। आज चीन और इंडिया की तो बात ही ना करें, सिंगापुर की बात ही ना करें, मलेशिया की बात ही ना करें। वो वजह क्या है? ये दोनों अवाम दुश्मन पार्टियां उस वक्त से अवाम को ये कह रही हैं कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन ये अवाम को मुसलसल गरीब करती गई हैं और इनके खानदान मुसलसल अमीर होते गए हैं। हाँ, लेकिन हुमायूं साहब, अब ऐसी सूरत हाल में जहां आपको बतौर अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देना है, आपकी स्ट्रेटजी भी हमें ऐवान के अंदर नजर आई, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि खुद पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं। फवाद चौधरी साहब का हाल ही में आपने जो उनके बयानात हैं वो भी सुने होंगे। आप समझते हैं कि वाकई फवाद चौधरी साहब मुश्किल वक्त में पीटीआई को छोड़ गए थे, उनकी वापस पीटीआई में जगह नहीं है, या ओवरऑल इख्तलाफात की वजूहत आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इस तरह सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। हम पार्लियामेंट में जो हुकूमत है, हम उसको टफ टाइम देने के लिए नहीं गए। हम बेसिकली गए हैं कि उनके जो गलत काम हैं, जो अवाम दुश्मन काम है, हम उनकी निशानदेही करें और उनको करेक्ट करने की कोशिश करें विद इन द लॉ। लेकिन जब तादाद बढ़ जाए गलत लोगों की पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स इज अबाउट नंबर्स, तो फिर आप उसको कुछ नहीं कह सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि सच ये है कि इस्लामाबाद जो है ना पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर 100 में से 55 लोग कहते हैं कि नहीं पिशावर दारुल खिलाफा है, तो पार्लियामेंट्री जुबान में हम कहेंगे कि नहीं आज के बाद पिशावर हो गया है। तो ये चीज़ इस लिहाज से, तो चूंकि ये लोग गलत काम कर रहे हैं तो ये अवाम दुश्मन काम कर रहे हैं। अब बात आ जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर 1 या 2 लोगों ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह होते हैं, उन्होंने बताया भी है क्या है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर वो इस्तीफ़े मंजूर हुए तो इमरान खान ने किए हैं। फवाद चौधरी साहब अच्छे इंसान हैं। फवाद चौधरी साहब ने ख़ुद कहा है कि उन्होंने इमरान खान को पैगाम दिया था, कहा भी था, फिर पैगाम भी दिया था कि इस वजह से मैं छोड़ा है, और उन्होंने उन्हें कहा था या पैगाम का जवाब दिया था कि आप बेशक छोड़ दो, तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब अगर फवाद चौधरी साहब दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं, ना हमें उनके जाने पे कोई ऐसा वो बात हुई है, ना हमें कोई बुलाना हुआ है, और उनके आने के बाद भी हुआ है। ये दोनों फैसले इमरान खान करेंगे। तो जब तक इमरान खान नहीं कहते, उस वक्त तक मेरे ख्याल में कोई शख्स ना पाकिस्तान मतलब छोड़ के जा सकता है, लेकिन ज्वाइन तब करेगा जब इमरान खान कहेगा। इसमें मेरी राय या पार्टी के किसी और लीडरशिप की राय मैटर नहीं करती। तो फवाद चौधरी साहब और हर वो शख्स जो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहता है, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये टाइम ज़रा मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और आप लोग को भी अच्छी तरह मालूम है कि ये डिसीजन इमरान खान लेगा। तो अगर हम लोग मिल के वेट कर लें उस टाइम का कि जब इमरान खान जेल से वापस आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला जल्दी आ जाएंगे, तो फिर आप उसका इंतजार कीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो नहीं कर रहे, तो आपको कोई रोकता नहीं है कि आप अपनी कोशिश करें। आप ठीक है, लेकिन हुमायूं साहब, अब उस दिन आपने देखा कि उमर अयूब साहब के खिलाफ नारेबाजी हुई, फिर पार्लियामेंट के अंदर हमने कुछ ऐसे सवालात भी सुने असद कैसर साहब से और दूसरों से कि आप लोग पार्लियामेंट आए हैं और आपने बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे। बतौर सेनेटर आप क्या देख रहे हैं? जो आपके अपोजिशन लीडर हैं उसके खिलाफ भी बयानात आ रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब के। आप सर मौजूदा क़यादत से मुतमईन हैं, और ये जो सवाल है कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप समझते हैं कि ये सवाल वाकई दुरुस्त है? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो रियलिटी को अगर हम सामने रखें ना, तो 2 तरीके हैं इमरान खान के बाहर आने के। एक तरीका है कि इमरान खान अपने मेरिट पे उनके केसेस ख़त्म हों, और एक्चुअली ख़त्म हो जाने चाहिए थे। ये तो जिस जज ने ये सारा कुछ डिसीजन लिया इद्दत केस में,
अल्लाह ताला उससे पूछेगा, क्योंकि उसने शरीयत के खिलाफ ये डिसीजंस लिए हैं। और शरीयत क्या होती है? शरीयत अल्लाह सुब्हाना ताला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों में से है कि इस तरह ऐसा करना है, तो आप बेसिकली उनको डिफाई कर रहे हो। तो आप तो टोटल एक तो शरीयत के खिलाफ जा रहे हो। मुझे नहीं पता इसका आपके ऊपर क्या असर होना चाहिए, इसके क्या डिसीजंस होने चाहिए, ये तो लोग बताएंगे। दूसरा ये है कि आप आर्टिकल 2 की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आर्टिकल 2 कहता है कि इस्लाम और शरीयत जो इसके खिलाफ जो भी चीजें होंगी वो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक चीज है। दूसरा तरीका ये है कि मतलब 3 तरीके मैं कह सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप नेगोशिएशंस करो और डील करो। उस पे इमरान खान ने काटा मार दिया। उसने कहा है कि मैं ना डील करूंगा, मैं नेगोशिएशन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, ठीक है। तो इस वजह से उसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। अब तीसरी चीज है वो ये है कि हम लोग बाहर निकले, हम लोग बाय फोर्स या बाय प्रेशर हम लोग गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट का क्या है, ये इस गवर्नमेंट की तो कोई हैसियत नहीं है, तो जो एक्चुअल पावर वाले हैं हम उनको उनके ऊपर इतना प्रेशर डालें कि वो लोग इमरान खान को रिलीज कर दें, ठीक है। अब अगर हम ये करते हैं तो उसके बाज़ कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। उन कंसिक्वेंसेस को सामने रखते हुए अगर मैं पीछे जाके देखूं और क्या हुआ है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के उस रास्ते पे जाना पड़ेगा। वो रास्ता उतना आसान नहीं होगा, किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे लेबल्स लगने शुरू हो जाएंगे कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई भी हो जाएगा। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को करता हूं तो वहाँ पे फैसले ज़रा मुश्किल है, आसान फैसले नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारे जो पैशनेट लोग हैं, हम सारे मिलके बाहर निकले, साइमल्टेनियसली बाहर निकले और उसमें और लोगों को भी बाहर निकालें। तो अगर हम लोग बैक वक्त कोई 3-4 लाख, लेकिन हुमायूं साहब मौजूदा क़यादत से सर आप खुश हैं, मुतमईन हैं? देखिए मुझे मौजूदा क़यादत से ना कोई शिकायत है, ना कोई मुझे उनके उस वो है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, क्योंकि एक चीज़ सुन ले, मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि बहुत सारे जो पीटीआई के मेंबरान हैं वो ये गिला करते हैं कि उनको इमरान खान से मिलने की इजाज़त या चांस नहीं मिलता। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये गिला जायज़ है, आपको कोशिश करनी चाहिए एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं वो बारी बारी जाके इमरान खान से जाके मिले, ताकि वो लोग भी उस रोशनी को देख सके जिसके लिए सारे तरसते हैं। चलें, ठीक है हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सेनेटर हुमायूं साहब आपने सुनी। इस वक्त जो हुकूमत के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं या बजट पर तनकीद हो रही है, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर ताहिर खलील साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, कादिर मंदोखेल साहब और सेनेटर हुमायूं साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि बजट मंजूरी के बाद क्या हुकूमत के लिए तमाम जो मुश्किलात थीं वो दूर हो गई हैं? अभी भी कई अहम और मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो हुकूमत को करने हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ताहिर खलील साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। सर बहुत शुक्रिया ताहिर खलील साहब। सर, सवाल यही है कि बजट मंजूर हो गई, उस वक्त भी आपको मुश्किलात थी कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुलाकातें हुई, लेकिन आपने बजट मंजूर कर लिया। ज़ाती तौर पर आप खुश हैं? आप समझते हैं कि हुकूमत ने अच्छे फ़ैसले किए हैं, या आप समझते हैं कि अब तमाम मुश्किल फ़ैसले हो गए, अब आगे आसानियाँ हैं हुकूमत के लिए? एक्चुअली सर इसके अलावा चारा कोई नहीं था, और ये कड़वी जो गोली है ये निगलनी पड़नी थी एक दफ़ा लाजमी। और एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ दैट कि लोग जो हैं वो टैक्स नेट में नहीं आते। तो इस हवाले से अगर लोग टैक्स नेट में आ जाते हैं, बैंकों की बजाय, घरों की बजाय बैंकों में पैसे रखेंगे, और टैक्स हर बंदे को देना चाहिए जो दे सकता है, वट। मैंने जो तरक्की पजीर ममालिक में देखा, मैंने इंटरनेशनल लॉ का स्टूडेंट हूँ, बाहर भी रहा हूँ सारा, जो बेसिकली जो जितना टैक्स कलेक्ट करते हैं वो कॉमन मैन की ज़िंदगी के लिए उस पर लगाते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ी देर अभी और हमें ये
क्योंकि ये बजट जो कुछ हमें मिला है ये विरसे में मिलता है। आप देखिए 2017 में जब मियां नवाज शरीफ साहब थे तो 2 रुपए की रोटी थी, 54,000 रुपए का सोना था, 96 रुपए का डॉलर था। सर तो फिर 16 माह की हुकूमत भी तो आपकी। मैं बिल्कुल मानता हूँ, आई एडमिट इट, मैं शायद फैब्रिक इस किस्म का जो बात है वो मानते हैं, लेकिन उन्हीं पॉलिसी का तसलसल रखना पड़ता है ना जी। जो पॉलिसी आप छोड़ के जाते हैं वो 40 माह के बाद हमें क्या करते हैं उस वक्त भी। फिर इन्होंने जो शौकत तरीन साहब ने किया, एट दैट टाइम आई वाज इन द पंजाब, अपोजिशन में थे हम, आपने दोनों बुजुर्ग को कहा कि आप IMF से वादा तोड़ दें, वो जो रिकॉर्डिंग भी अभी ये, फिर उन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा जो मसाइल है। फिर आप जब PTI के ऊपर तनकीद करते थे कि IMF के साथ मिलकर ये मुल्क बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारी तनकीद होती थी। अब तो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमने बजट जो IMF के साथ मिलकर बनाया। इसके अलावा इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता, असल में ये जो आलमी इदारे होते हैं इनकी जो आपको एक तरह से गारंटी या स्टैंप लेनी थी, इसलिए ताकि इनके बाद जो दूसरे ममालिक है जहाँ से भी मुआदे कर रहे हैं, चाइना के साथ, सऊदी अरब के साथ, बाकी जितने हैं, उनकी आपको इमदाद लेनी जो वो आसान होती है। देन दे हैव जस्ट लाइक अ सर्टिफिकेट। इस हवाले से हालांकि बहुत सारे होगा, नेचुरली लोगों को मुश्किल पेश आएगी, हमें भी आएगी, हम भी उन्हीं लोगों में से, हम कोई जागीरदार नहीं है कोई बहुत बड़े, लेकिन डेफिनेटली मुश्किल जरूर आएगी। लेकिन एक दफ़ा ये जो है, जिस तरह मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। लेकिन सर हमने देखा कि बजट के वक्त पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर उनका फैसला आया कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, कमेटियाँ बनी कि ये कमेटियाँ मामला देखेंगी। लेकिन उस दिन भी जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब जो हिमायत हैं वो खो चुके हैं, अक्सरियत खो चुके हैं, तो ये क्या तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी उनके बरकरार हैं? पीपल्स पार्टी को मैं उनके बारे में, चूंकि हमारी इत्तेहादी है, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हमें पहले भी पता है कि उन्होंने बजट को वोट देना। हमने तो बल्कि आपने देखा होगा बजट से 2 दिन पहले मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इवन इमरान खान की पार्टी को जाके कहा कि आप अपना जो अपोजिशन होती है उसका काम होता है शेडो बजट देना, उसका काम होता है उसमें तरजीहात लेके आए, गट मोशंस लेके आए, इस तरह कुछ करें। वो एहतजाज के अलावा और करारदाद, हर करारदाद की मुखालफत, हर काम की मुखालफत, इसके अलावा। लेकिन पीपल्स पार्टी ठीक है, उन्होंने अपना सियासी वजूद कायम रखना है। अगर हम भी उनकी जगह होते शायद हम भी ऐसे कहते, लेकिन जो बेसिक है कि हमें उन्होंने वोट दिया बजट को और बजट इस वजह से पास होगा। अगर वो ना वोट देते तो बजट पास नहीं हो सकता था। तो इसलिए बाकी जो अगर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सारी कॉन्स्टिट्यूशन सीटें उनके पास है, सब कुछ है, और मजीद भी आई थिंक काबीना में भी आ रहे हैं। आई होप सो दे विल जॉइन, डेफिनेटली दे विल जॉइन द कैबिनेट। डिस्कशन हुई है? हाँ मुझे पता जी, क्योंकि उन्होंने करना ही करना डेफिनेट जी सर बजट का। लेकिन वो जिस तरह से ना, पीपल्स पार्टी हमारे भाई हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, लेकिन चूंकि अब हमारे साथ इस फैसले में शरीक हैं, लिहाजा अगर आसानियां पैदा होंगी तो दोनों के लिए होंगी, अगर मुश्किल पैदा होंगी तो वो भी दोनों के लिए। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये सारे मुश्किल फैसले आप लोगों के हैं, पीपल्स पार्टी का ना वजीर खजाना है ना कुछ। सर बजट तो सपोर्ट किया ना उन्होंने, बात इतनी है कि आप मतलब जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारे साथ है जी, वो हमारे साथ उन्होंने मिलकर। नहीं, लेकिन आप क्या ये डिस्कशन हुई है पार्टी के अंदर कि पीपल्स पार्टी काबीना में आ रही है या क्या? जी डेफिनेट हुई है, उनके जो रिजर्वेशंस थी वो भी दूर की गई। उनके पंजाब की ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं कि हमें वहाँ पे जो कुछ अजला है वहाँ की हमारी, लेकिन मैडम CM जो है हमारी मरीम नवाज साहबा, वो चाहती हैं कि डेफिनेट मेरिट पे फैसले, इसलिए जो 100 दिन की कारकर्दगी है बड़ी अप्रिशिएट की गई है। लेकिन असल में पार्लियामेंट में कल्चर और हो गया, हम अखलाकी तौर पर भी नासाद वालिया हो गए हैं। देखिए ना, मस्ती ने बाद मस्ती इधर कर दी, उधर जो थे मेरे साथ रहे MP रहे 2008 में, उधर कल जो है कैन यू बिलीव ब्रदर नंगी गालियां दी गई हैं। तो ये हम सियासी तौर पर नहीं, अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी अब पंजाब में भी काबीना में आएगी और वफाक में भी आ रही है? जी अब तक वो चाहते यही हैं कि हम वफाक में भी आएंगे और पंजाब में भी आएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारा कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। ऐसे कहेंगे आप 10 तारीख को देख लेंगे कि वो क्या करते हैं। 10 जुलाई? जी अच्छा, I'm giving you the news 10 जुलाई को मेरा ख्याल है कि दे विल बी इन द कैबिनेट। तो मैं फिर से ये सवाल रखूंगा कि वज़ीर आज़म साहब ने आपको आगाह किया है, पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया है कि पीपल्स पार्टी आ रही है, या क्या फैसला? मैं VOP हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, इस लेवल पे नहीं मेरा, मैं हालांकि बड़ी देर से, लेकिन जो भी है, जो हम सुनते हैं, जो कुछ हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद उनको दावत दी है 3-4 दफ़ा, और रिसेंटली बिलावल साहब की मुलाकात भी हुई है, MQM की भी मुलाकात हुई है, MQM तो ऑलरेडी आ चुकी है। बेसिकली तो हमने, आपको याद होगा कि सबसे पहले इनको PTI को दावत दी थी कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले, बट दे रिफ्यूज्ड। वो अपनी जो गालम गलोच ब्रिगेड की सियासत उसको जारी रखना चाहते हैं। नजरीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये बताएं कि फिर PTI का मुस्तकबिल क्या है? वो तो ऐवान के अंदर भी एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने फैसला किया कि वो बाहर सड़कों पर भी आएंगे। सर आएँ, दिस इज़ देयर फंडामेंटल राइट, लेकिन इस लेवल पे ना जाएं जिस लेवल पे कल गए हैं, या जिस लेवल पे वो अपना एक बिल पेश किया गया था माइनॉरिटीज़ के लिए, अपना रेजोल्यूशन आज़म अजीज़ तारड़ साहब ने कि माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दे, लोग मर रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब ने उस पर बहुत बड़ी अच्छी स्पीच की, अपना अताउल्लाह तारड़ साहब ने उसकी भी मुखालफत कर दी।
और जब डोनाल्ड लू वाला मामला था हमें कहते थे अमेरिका मुदाखलत कर रहे हैं। अब वहाँ पे इन्होंने जो लॉबिंग फर्म ली हुई है, 3 या 4 लॉबिंग फर्म है जिनको बहुत पैसे दे रहे हैं, उनसे मिलकर ये जो उनके ऐवान से करारदाद मंजूर करवाई है सारी, उसको कह रहे हैं कि ये हालांकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये उस करारदाद के पीछे पीटीआई है सर, डेफिनेट सर। उधर इनके बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे इन्होंने ये फर्म जो 3 फर्में जो ली हुई हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं। पीटीआई पार्लिमान, अमेरिका की पार्लिमान पर असरअंदाज हो रही है। डेफिनेट करते हैं, ये होता है, हर जगह पे होता है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि ये इंटरवेंशन है हमारे, चूंकि हम एक क्या कहना चाहिए, खुद मुख्तार मुल्क है, तो इस हवाले से अब कल वो करारदाद आई कि वो उस मुल्क को नहीं हमारी सॉवरेंटी में दखल देना चाहिए, इन्होंने उसकी भी मुखालफत की। तो ये तो नहीं कि मतलब वो क्या कहते हैं अब मीठा मीठा हापा और कड़वा गड़ा थू ऐसे नहीं। लेकिन सर फिर आप तो हुकूमत में हैं, तो फिर आप तहकीकात करवाएं ना कि पीटीआई कहाँ पैसा इस्तेमाल कर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डेफिनेट करेंगे जी, 100% हो रही है। और आपको मैं जो बिल्कुल वो बात कर रहा हूँ जो कोजेंट एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, वो फर्मों का नाम भी मैं आपको भेज दूंगा, बंदे का नाम भी भेज दूंगा, जिस मेंबर से सबसे पहले बात की वो भी भेज सकता हूँ, आई कैन सेंड यू। अच्छा, यस, आई हैव ऑल द डिटेल्स। मुझे पता था इस पे बात करनी तो मैं लेके आता सर। नहीं, लेकिन अब फिर उन्होंने कहा कि जो पीटीआई के अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी अमेरिका से हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हर चीज़। और ये जो मैं तो नहीं कहता उसको खैर सोशल मीडिया में, तो अन सोशल मीडिया कर रहा हूँ, जो कुछ गालम गलोच ब्रिगेड कर रही है, नो, ये हमारी सियासत होती नहीं थी। आप लिए बिल्कुल जस्ट लाइक यू माय यंगर ब्रदर, ये सियासत नहीं थी, बड़ी रवायात होती थी, तो उसको परागंदा कर दी गई, गंदा और परागंदा। दूसरी मर्तबा है कि वज़ीर आज़म साहब ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है, फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने दी है। सर इनको चाहिए था शैडो बजट लाते, इनको चाहिए था अपनी कट मोशंस नहीं, लेकिन मुज़ाकरात को आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्या होना चाहिए? खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को पहल करनी चाहिए, आपने दावत दी है, आप आगे बढ़े। सर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, वो कहते नहीं करने, वो चाहते हैं जी जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं उनका 50% काम हो गया, ये मान गए हैं, वो नहीं मान रहे, आर्मी वाले नहीं मान रहे, ये है। और ये 50% के साथ चल रहे हैं। लेकिन 9 मई को किस तरह से भूला जा सकता है जी? आप देखिए ना, साइमल्टेनियसली 200 से ज़ायद जो अदारे थे उन पर हमला कर दिया गया। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था, मुल्क किस तरह से नहीं चलते। और जो कुछ उन्होंने किया, और मैं फिर दोबारा आऊँगा भाई उसी तरफ, कि अखलाकी तौर पर हम दिवालिया हो चुके हैं, और ये बहुत बड़ा। लेकिन अब जो एपेक्स कमेटी ने फैसला किया खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के हवाले से, पीटीआई उसकी मुखालफत कर रही है, मौलाना साहब उसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? जी ऑपरेशन होगा, डेफिनेट होगा। और इनको चाहिए था, उस दिन भी कहा भी ये पार्लियामेंट में भी आएगा, इनको चाहिए था कि ये अपनी कुछ वो तो बताएं। और सीएम गंडापुर खैर मुझे नहीं पता एट दैट टाइम वो गंडापुरी शहद की हालत में था या वैसे क्या था मुझे नहीं पता, उसने उधर कोई एतराज़ नहीं किया एपेक्स कमेटी में, उसने कहा बिल्कुल 100% ये दुरुस्त फैसला है। नहीं, उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे सामने नाम आया था, ऑपरेशन नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी। मैं वहाँ, चूंकि वो ऐसा काम है कि वो दिखाया नहीं जा सकता, अदरवाइज मतलब क्योंकि बड़े सेंसिटिव कमेटी होती है वो, लेकिन मिनट्स मौजूद होते हैं जी, डेफिनेटली। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, चारों जो सूबों के वज़ीर आला वो बैठे हैं, और गड्ढा साहब ने तो बड़ी खुशी से उसको वहाँ पे सपोर्ट किया जी। वही मेंटली जो कि लफ्ज़ है उस तरह से सपोर्ट किया है। अब लेकिन उनकी, मैं किसी बात को वैसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेता कि पता नहीं होता कि इस वक्त कौन सी वो कैफियत में है या किस हालत में है। अभी देखना, उन्होंने कहा आज जो कुछ हुआ मीडिया के साथ, एक आपके मीडिया ग्रुप के साथ, वो बिजली चोरी कर रहे थे, कुंडल लगाए हुए थे, उनका अभी वो जो बंदा है जिस पे हमला किया आपका जो एंकर है, ही इज इन अ वेरी क्रिटिकल पोजीशन। सही, हाँ बिल्कुल इस तरह। तो आप समझते हैं कि इनकी मुखालफत से कोई फर्क नहीं हमें नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। आप देखेंगे क्योंकि जिस लेवल पे पंजाब में खास तौर पे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ये कड़ी धूप का सफर है जो हमें तय करना पड़ रहा है, हम मान रहे हैं इस बात को, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कामयाब हो जाए। चलें ठीक है ताहिर खलील साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आप अब ताहिर खलील साहब का तो ये दावा है कि पीपल्स पार्टी जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से हमने देखा है कि मुज़ाकरात भी कर रही है, वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकातें भी हुई। अब देखें कि क्या आने वाले दिनों में वाकई पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल हो रही है या नहीं। और जो दीगर सियासी फैसले हैं जिस पर खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है तो फिर हुकूमत को पहल करनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।